Hello everyone, I hope you all are doing well. So today in this video we will discuss the topic of class 12th physics, which is interference of light. So basically in today's class we are going to discuss about how light interfere with each other. Basically interference of light में होता क्या है? Let's see the statement of interference of light. The redistribution of light energy obtained by the superposition of light wave from two coherent sources of light is called interference of light. Basically, you require two coherent sources, they produce the light, and when the light from these two coherent sources superimpose with each other, then the light redistributed itself, and this is known as interference of light. So here many points which we need to discuss. I am going to elaborate coherent sources, superposition. Let's see. So before discussing more about interference of light, here is a point where we have to discuss about why we need interference of light. What happens in interference of light? So basically, we will start with the wave theory in optics. What wave theory tells us? The light emitted from a source travel in a medium in a form of wave. Basically क्या होता है, अगर हम बात करें वेव थ्योरी की, तो उसमें जो लाइट है वो ट्रैवल करती है किसकी फॉर्म में? एक वेव की फॉर्म में. तो अब जब हम वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक सिंगल सोर्स होता है. सिंगल सोर्स होने की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी है वो आपके सराउंडिंग में कैसा रहता है? यूनिफॉर्म रहता है. कोई नॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट नहीं होता. यहाँ पे जो लाइट का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है. लाइट एज ए वेव ट्रैवल करती है. बट इन फैक्ट ऑफ दिस, अगर आपके पास एक सोर्स की जगह दो सोर्स हों तो क्या होगा? क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट तब भी यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा? When you have two sources, the distribution of light energy is no longer uniform. आपकी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहने वाला है जब आपके पास दो सोर्सेज हैं. There are some certain reasons where the intensity of light is maximum and there are also certain reasons where intensity of light is minimum. Basically क्या होगा? कुछ रीजंस पे ऐसे होंगे जहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम होगी और कुछ रीजंस ऐसे होंगे जहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की मिनिमम होगी. तो ये कैसी क्रिएशन होता है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि एक सोर्स से आपको यूनिफॉर्म मिल रहा है, दो से नॉन यूनिफॉर्म मिल रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि दोनों से हमें यूनिफॉर्म मिले? और ऐसे कौन से सोर्सेज आपने लिए? देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. आपने कहा कि सर्टेन पॉइंट पे आपको एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है, सर्टेन पॉइंट पे मिनिमम मिल रही है. एक यूनिफॉर्म, इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी है कि अब देखिए या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम. तो इसके लिए भी कंडीशन है कि अगर आपने वो जो दो सोर्सेज लिए हैं वो कोहेरेंट लिए होंगे तभी ऐसा पॉसिबल होगा. So here the definition of coherent source: to produce continuous and stationary interference pattern, it is essential that the intensity of light at any point in the superposition region should not change with time. That means अगर हमें एक continuous stationary interference pattern produce करना है तो उसके लिए essential condition क्या है कि लाइट की intensity सुपरपोजिशन रीजन में टाइम के साथ चेंज ना हो. हाँ जी, ऐसा करने के लिए जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको डिस्कशन करें कि कोहेरेंट सोर्सेज के लिए, उन सोर्सेज के लिए ऐसा क्या एसेंशियल है, तो उन दो सोर्सेज के लिए लेट्स सी दैट दीज टू पॉइंट्स आर एसेंशियल. लाइट वेव कॉन्टिन्यूस ऑफ द सेम वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी. The two waves are either in same phase or have a constant phase difference. That means जो दो waves लेने वाले हैं, जो दो coherent source आप डिस्कस कर रहे हैं कि coherent sources कौन से होंगे, तो उसमें जो दो waves होंगी बेटा, उनकी wavelength frequency सेम होनी चाहिए. ठीक है, आपके पास चेंजिंग फैक्टर में नहीं आनी चाहिए. वेवलेंथ दोनों वेव की सेम होगी. जब वो सुपर इम्पोज करेंगे तब आपको कोहेरेंट सोर्सेज की तरह वो बिहेव करेंगे. मतलब कोहेरेंट सोर्सेज होते ही वही हैं जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो और जिन दो वेव्स की या तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या फिर सेम फेज में हो. इस तरीके के सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. हाँ जी, अभी तो सिर्फ हमने एक्सप्लेन कर दिया या फिर आपको एक स्टेटमेंट में मिल गया कि सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ. बट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी? क्या होता है? कैसे इसको रिप्रेजेंट करें कि फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है? लेट्स सी. इसकी रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम यहाँ डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, क्योंकि जब हमने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तो फर्स्ट डेफिनेशन में ही दो वर्ड आ रहे हैं. उसको क्लियर डेफिनेशन को अंडरस्टूड करने के लिए आपको कोहेरेंट सोर्सेज का होना इंपॉर्टेंट है,
आपको नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द कोहेरेंट सोर्सेज. ऑल्सो यू मस्ट हैव द नॉलेज रिगार्डिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो लेट्स सी हाउ द टू वेव हैव सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी. हाँ जी बच्चों, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेव. यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लियर होने चाहिए दो पॉइंट कि द हाईएस्ट पॉइंट और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज नोन एज क्रस्ट एंड दैट लोवेस्ट पॉइंट इज नोन एज ट्रफ. देखिए इस पॉइंट पे अगर हम मेज़र करें तो यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड है इस वेव का मैक्सिमम है, तो उस मैक्सिमम पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं, जिसे हम सी से डिनोट कर देंगे. और जहाँ पे इस वेव का एम्पलीट्यूड जीरो होगा वहाँ पे हम ट्रफ कहेंगे. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में है, तो दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ क्रस्ट, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ. तो अभी हमने कोहेरेंट सोर्सेज में रहा कि आपके पास जो दो वेव्स होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए. हाँ जी, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की. अब चेक करिए, पहले हम एक सिंगल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैसे रिप्रेजेंट करूँ, वेवलेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस वेव में. जल्दी देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, मतलब दो लगातार आने वाले क्रस्ट या फिर ट्रफ, उनके बीच के डिफरेंस को हम वेवलेंथ डिनोट करते हैं. जैसे यहाँ से अगर आप देख लें, दिस इज योर फर्स्ट क्रस्ट, दिस इज योर अनदर क्रस्ट. सो डिस्टेंस बिटवीन इन दीज टू क्रस्ट इज योर वेवलेंथ ऑफ दिस वेव. हाँ जी, नेक्स्ट भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ये ट्रफ ले लूँ तो यहाँ पे ले लीजिए दिस वन एंड दिस इज ऑल्सो द ट्रफ. तो ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल है, वेवलेंथ की. ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी डायग्राम में वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं वेव डायग्राम में. अब ये हमारी एक वेव नहीं, हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो दोनों वेव है उनकी सेम क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ. तो अब हम जो दो वेव लेंगे एग्जैक्टली सेम ऐसे ही मैनर की हमारी दूसरी वेव भी होनी चाहिए. हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों ही वेव देख रहे हैं, आपको दोनों वेव बिल्कुल सेम दिख रही हैं, तो ये दोनों ही वेव देखते हैं तो इनकी वेवलेंथ क्या है, सेम. देखिए फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इज नोन एज वेवलेंथ. तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर कोहेरेंट सोर्सेज वही होंगे जब उन दोनों वेव्स की क्या हो, वेवलेंथ सेम हो. हाँ जी, वेवलेंथ के साथ साथ हमने बोला था फ्रीक्वेंसी सेम हो. अब एक और चीज़ हम जानते हैं दैट फ्रीक्वेंसी को अगर हम पढ़ना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 1/t. अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी. तो टाइम पीरियड किसी भी वेव का क्या होगा, कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द वेव इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. अगर मैं इस वेव के बारे में डिस्कस करूं तो इसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ कंप्लीट पॉजिटिवली, फिर एन अगेन दिस इज द वन ऑसिलेशन ऑफ द वेव. हाँ जी, चेक करिए क्या ऊपर भी सेम है. हाँ जी, ये डिस्टेंसेस देखिएगा, बिल्कुल स्केल की हेल्प से आप डिनोट करिए. जितना टाइम पीरियड यहाँ है उतना ही टाइम पीरियड यहाँ है. दैट मीन्स एक फिक्स्ड वैल्यू टाइम पीरियड की है और इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. दैट मीन्स इस वेव की फ्रीक्वेंसी भी आपकी जो भी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड वेव इज ऑल्सो द इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव. ये F1 या F2 ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं. F1 और F2 तो जस्ट आपको ये बता रही हैं कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी और इस वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है, टाइम पीरियड है. एज वी ऑल नो द टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट भी करते हैं और काफ़ी सारी बुक्स में फ्रीक्वेंसी को F से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप दोनों ही तरीके से लिख लीजिए. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/μ. यहाँ पे इस जैसे हम सेकंड के लिए कर रहे हैं वैसे ही हम फर्स्ट के लिए करेंगे. ये हमारी फर्स्ट वेव है और ये हमारी सेकंड वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड. हाँ जी, नाउ दस हाउ दीज वेव आर सुपर इम्पोज विद ईच अदर. ये वेव आपस में सुपर इम्पोज कैसे करती हैं एंड व्हाट इज अ सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल, लेट्स सी. हाँ जी बच्चा, तो लेट्स सी वाई वी नीड सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, क्या बताता है वो हमें और किस तरीके से हम वेव को सुपर इम्पोज करते हैं. लेट्स सी, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल अनेबल्स अस टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेव्स. मतलब जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेव है और हम उसके रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं. लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन प्रिंसिपल व्हेन 2 और मोर वेव्स motion traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed in which the resultant displacement of any instant is equal to vector sum of displacement due to individual wave y1 and y2. That means हमें क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेव है तो हम उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एक्चुअली जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी
बेसिकली होती क्या है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को ऐड करना है। लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू ऐड दिस एम्पलीट्यूड्स। हाँ जी बच्चा, तो यहाँ पे आपको दो वेव्स दिखाई दे रही हैं, एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेट्स सी, जैसे इस डायग्राम में ये जो डॉटेड लाइन शो है, ये हमने बोल दिया एक हमारे पास दो वेव हैं। ये जो सॉलिड ब्लैक लाइन है, दिस इज़ योर फर्स्ट वेव एंड दिस इज़ डॉटेड या क्रश्ड लाइन, दिस इज़ योर सेकंड वेव। इन दोनों वेव का अपना अपना एम्पलीट्यूड है। फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड y1 है, सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड y2 है। तो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, देखिए दोनों ही वेव, अगर मैं y1 भी कंसिडर करूँ और y2, दोनों ही एम्पलीट्यूड क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, एडिशन, y विल इक्वल टू y1 प्लस y2। ऑब्वियसली एडिशन करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा वैल्यू आएगी किसकी, एम्पलीट्यूड की, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है वो बिगर आ रही है। नाउ सी द अनदर डायग्राम। हेयर वी हैव ऑल्सो द टू वेव। एक फर्स्ट वेव है ये जो आपको सॉलिड ब्लैक लाइन में रिप्रेजेंट कर रही है, हैविंग एम्पलीट्यूड y1, अनदर दिस डैश डिनोटेड वेव हैविंग एम्पलीट्यूड y2। जो y1 वेव है वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, जबकि y2 वेव का एम्पलीट्यूड आपका नेगेटिव डायरेक्शन है। फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करिए, y1 प्लस y2, बट यहाँ पे क्या होगा, y1 प्लस ऑफ माइनस y2, क्योंकि y2 आपका कहाँ है, नेगेटिव डायरेक्शन में। सो बेसिकली जो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है, जो रिजल्टेंट वेव है, उसका एम्पलीट्यूड y1 से कम होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो दिस इज योर रिजल्टेंट वेव। इन सच ए वेव two waves superimpose each other. So this is basically all about the superposition principle। जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया, फर्स्ट वाले में तो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। सेकेंड वेव के केस में हमारे पास रिजल्ट एम्पलीट्यूड आ जाएगा y1 माइनस y2। So finally coming back to our topic of discussion, interference of light. Now we can easily understood this definition: the redistribution of light energy obtained by the superposition of light wave from two coherent sources of light. As we have recently discussed that coherent sources, those sources which have the same amplitude, same frequency and same phase difference or same phase, same frequency, same wavelength। तो ये जो दो वेव्स हैं इनकी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ होंगी। जब वो सुपर इम्पोज करेंगे, हमने चेक किया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू कैसे सुपरपोजिशन होता है। जनरली एक वेव दूसरी वेव के, जनरली हम चेक करेंगे किस तरीके से मूव कर रही है, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन कर रही है। हम फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड चेक करेंगे, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड चेक करेंगे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, अगर वो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो एडअप हो जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा होने से जब वो दो कोहेरेंट सोर्स से निकलने वाली जो दो लाइट वेव है उनका सुपरपोजिशन होने से जो भी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।